स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास थर्मोडायनेमिक्स की बीएससी पार्ट 2। स्टैटिकल एंड यूनिट सेकेंड। ठीक है, चलिए कल की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इजी सा टॉपिक। कल हमने क्या पढ़ा था? माध्य मुक्त पथ पढ़ा था गैस के अणुओं का, कि किस प्रकार से वो मुक्त रूप से गति करते हैं, मुक्त पथ क्या कहलाता है और माध्य मुक्त पथ क्या कहलाता है। ठीक है, उसकी हमने ताप और दाब दोनों पर निर्भरता देखी थी। माध्य मुक्त पथ को किससे प्रदर्शित किया था हमने? लैम्डा से। और लैम्डा की हमने किस पर निर्भरता देखी थी? ताप और दाब पर, दोनों पर निर्भरता देखी थी। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए आगे चलते हैं हम। आज नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? हेडिंग दीजिए मुक्त पथों का वितरण। मुक्त पथों का वितरण। ठीक है, कि मुक्त पथों की अगर हम देखें कि दूरी के सापेक्ष, या फिर हम बात करें कि इनके प्रायिकता की, कि इनके किस स्थान पर वितरण की या प्रायिकता कितनी ज्यादा होती है, कितनी कम होती है, या पूरे गैस के अणुओं का वितरण किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुक्त पथों का वितरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, थोड़ा लिखिए। माना किसी पात्र में गैस के कैपिटल एन अणु बिना टकराए x दूरी तय करते हैं। बिना टकराए x दूरी तय करते हैं तथा उनमें से dn अणु x तथा x प्लस dx के मध्य टक्कर करते हैं। x तथा x प्लस dx दूरी के मध्य टक्कर करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या कंडीशन की बात कर रहे हैं? हमने बताया किसी पात्र में कुल गैस के अणु तो हमने कितने भर दिए? n अणु भर दिए। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि वो दूरी भी तय कर रहे हैं आपकी, कोई x बराबर x दूरी तक वो तय कर रहे हैं आपका। ठीक है, और उसके बाद कुछ उनमें से कुछ अणु जो है, मतलब n प्लस dn अणु जिनकी हमने बात की, सॉरी कुल dn अणुओं की बात की, वो कितने x से x प्लस dx दूरी के बीच में टक्कर करते हैं। ठीक है, तो हम ये कंडीशन कुछ ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमने मान लिया कोई x बराबर 0, स्टार्टिंग में दूरी हमारे पास x बराबर 0 हमने मान ली। ठीक है, और यहाँ हमने दूरी ले ली x बराबर x। तो x बराबर 0 पर अणुओं की संख्या कोई हमने कांस्टेंट n नॉट मान लिया। हो सकता है कोई एक आध अणु रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि कुल n अणु हमने भर रखे हैं। ठीक है, जो कि x दूरी तय करते हैं। तो इसका मतलब x दूरी कितने अणुओं ने तय की? n अणुओं ने तय की। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि x से x प्लस dx दूरी की बात करें। मान लो ये दूरी हमने ले ली x प्लस dx। ठीक है, ये x बराबर x, ये x प्लस dx। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रह गई? dx दूरी रह गई। और ये कितने अणुओं ने तय की? dn अणुओं के द्वारा। x दूरी कितने अणुओं के द्वारा? n अणुओं के द्वारा तय की गई। प्रारंभ में अणु n नॉट थे, और dx दूरी किसके द्वारा तय की गई? dn अणुओं के द्वारा तय की गई। क्लियर है? समझ में आ गया? बना लो चाहे इसे। ठीक है, साइड में आप लोग बना लेना ये डायग्राम। ठीक है ना, इस प्रकार की हम कुछ बात कर रहे हैं।
तो ये कुल दूरी हमारे पास कितनी है, x दूरी है। कर लिया। फिर आगे लिखो, डायग्राम बनाने के बाद में लिखो, प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या dn, कितने अणु है कुल, dn अणुओं की संख्या dn, दूरी dx तथा अणुओं की कुल संख्या n के अनुक्रमानुपाती होती है। दूरी dx तथा अणुओं की संख्या कैपिटल N के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे हम कहने की बात क्या कर रहे हैं, किसी पात्र में हमने कुल कितने अणु डाल दिए, n अणु हमने उसमें डाल दिए। ठीक है, अब वो अपने अकॉर्डिंग गति कर रहे हैं। हमने ये कहा कि इन अणुओं में से कुल जो n अणु हैं, इतने अणु तो क्या करते हैं, कुल आपकी x दूरी तय कर रहे हैं, मतलब x बराबर कहीं 0 से चले होंगे, x दूरी तक तय किए होंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ अणु इसमें से क्या है, मान लो dn अणु हमने मान लिए, वो क्या करते हैं, x से लेके x प्लस dx, मतलब ये आगे हम थोड़ी सी दूरी ले ले इस दूरी के बीच में। ठीक है, अब ये इस दूरी में क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 0 से x तक चले जो n अणु चले हैं, इनमें किसी प्रकार की टक्कर नहीं हुई है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो इनका पथ है, ये कैसा है, इनका मुक्त पथ है, ये बिना टक्कर की गति कर रहे हैं। ठीक है, और इतनी जो दूरी है dx दूरी, इसमें ये dn अणु वो अणु है जिन्होंने किसी न किसी कारण से टक्कर की है। ठीक है, किसी प्रकार से वो टक्कर कर रहे हैं। क्लियर है, तो हमने क्या कहा है अभी कि प्रायिकता के सिद्धांत ये कहता है कि ये जो x दूरी तक जिन्होंने दूरी तय की है, x दूरी तय करने वाले जो टक्कर अणु है, ठीक है, और उसके बाद में dx दूरी में ये जो टकराने वाले अणुओं की संख्या दी है, जो dx दूरी के बीच में किसी न किसी प्रकार के टक्कर कर रहे हैं, तो ये dn किसके समानुपाती होगा, कुल अणुओं की संख्या कितनी है n और कुल दूरी कितनी है dx, इन दोनों के समानुपाती होगा। ठीक है, किसके द्वारा कह रहे हैं हम, प्रायिकता के सिद्धांत से, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो कुल अणु जिनके लिए हमने क्या बात की, जो टकराते हैं। ठीक है, टकराने वाले अणुओं की संख्या, तो dn ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अणु n और इनटू में dx दूरी के बराबर। ठीक है, इनके समानुपाती होता है, तो dn बराबर हम मान लेते हैं माइनस pcn इंटू dx। यहाँ माइनस pc क्या है, कांस्टेंट होता है, pc क्या है यहाँ पे, एक नियतांक। pc क्या है यहाँ पे, कोई भी हमने नियतांक लगाया है और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, संघट्ट प्रायिकता, टकराने की प्रायिकता बताता है ये, तो इसको आप लिख लोगे संघट्ट प्रायिकता। संघट्ट प्रायिकता। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। क्लियर है, लिख लिया इतना। तो ये हमने किसकी, कुल ये जो n अणु है ये किस पर डिपेंड करेंगे, ये जो dn अणु है ये किस पर निर्भर करेंगे, तो कितनी दूरी तय कर रहे हैं ये dx दूरी उतना, और कुल अणु जो जिन्होंने बिना टकराए दूरी तय की थी n अणुओं ने, उन दोनों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है कि माइनस साइन आ रहा है, माइनस चिन्ह आ रहा है, ये माइनस चिन्ह क्या बताता है कि जैसे जैसे आप इन dx, ये जो दूरी है dx या x दूरी है, इनकी जैसे जैसे आप दूरी का मान बढ़ाते जाओगे n की संख्या में क्या आएगी, कमी आती जाएगी। जो कुल अणुओं की संख्या n है उसमें क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे अभी हमने मान लिया, हम कुल ये x दूरी की बात करें कि ये मान लो कोई 1 मीटर की दूरी रही हो, 1 मीटर में चले गए हो अणु सीधे, हमने मान लिया कि मान लो उसके बीच में कुछ भी टक्कर नहीं हुई हो,
अणु सीधे सीधे गति कर रहे हो। अब हम ये बोले कि इस x दूरी को हम बढ़ा के 5 मीटर कर देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं, तो जैसे जैसे वो दूरी बढ़ती जाएगी तो फिर आगे कहीं ना कहीं जाने करके क्या होगा, टकराने की प्रायिकता वहां पर बढ़ती जाएगी। भाई कुछ दूरी तक तो हो सकता है एक बार को मान भी ले कि वो अणु बिना टकराए चले गए, लेकिन जब बहुत दूर तक उन्हें जाना है आपस में सफर करते हुए, तब तो पॉसिबल है कि आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं टकराएंगे, ठीक है ना। तो हमारा मतलब यही है यहाँ पे कि जैसे हम x दूरी जो है, ये दूरी x दूरी कौन सी थी, जहां तक अणु बिना टकराए चले गए, और dx दूरी कौन सी है, जहां पर अणु टकराएंगे। कुछ dn अणु, कुछ एक वो अणु है जो कि टक्कर करते हैं इस dx दूरी के बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर हम इस x का मान बढ़ाते जाएंगे, x दूरी का मान अगर हम बढ़ा देंगे, तो ये जो n है टकराने वाले n कौन से हैं, जो बिना टकराए जो कण है, तो इन कणों की संख्या में कमी आ जाएगी। ये हमें नेगेटिव चिन्ह प्रदर्शित करता है। क्लियर है, लिख लिया इतना। तो यहां से देखो हम मान क्या निकाल सकते हैं, dn/n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस pc इंटू में dx। dn/n एक प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, कणों की दर के बराबर आ गया, तो ये मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस pc इंटू में dx के बराबर। क्लियर है। अब हम क्या करें, दोनों तरफ अगर हम इसको समाकलन कर दें, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, dn/n बराबर माइनस pc इंटू में dx, ठीक है। ये एक प्रकार से हमारे पास क्या आ गई, कणों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो n कौन से कण थे, कुल कण जो बिना टकराए दूरी तय कर गए, और dn इनमें से कुछ वो कण थे जिन्होंने क्या की, कोई ना कोई प्रकार की टक्कर की हुई है, ठीक है। हमारे पास ये मान आ गया। तो यहाँ अगर हम समाकलन कर दें, समाकलन करने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से ln n बराबर माइनस pc इंटू में dx का कितना हो जाएगा, x प्लस कोई कांस्टेंट c के बराबर, ठीक है। मिल गया। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं हम इसे। कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने क्या देखा था कि x बराबर 0 पर कणों की संख्या कितनी थी, n0 के बराबर थी। n0 एक प्रकार से क्या था, एक कांस्टेंट मान ही तो प्रदर्शित कर रहा था कि हमें पता नहीं कितने कण हो सकता है उस टाइम कुछ कण रहे भी हो सकता है नहीं भी रहे हो, लेकिन जो होंगे वो एक नियत मान रहे होंगे, ठीक है ना। तो n0 एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो यहाँ यदि हम कांस्टेंट को किसके बराबर ले लें, ln n बराबर माइनस pc इंटू एक्स प्लस ln n0 के बराबर ले लें, ठीक है। जहां हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, जहां n0 क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर कणों की संख्या, ठीक है, जो कैसी होगी, नियत होगी, इसलिए हम इसे ln n0 कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, ln इस तरफ ले आए, n माइनस n0 कॉमन ले लिया हमने, इधर ला करके ln कॉमन कर लिया, तो ln n माइनस n0 बराबर कितना बच गया, माइनस pc इंटू में x के, ln a माइनस b किसके बराबर होता है, ln a अपॉन b के, तो n अपॉन n0 बराबर हो जाएगा माइनस pc x, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या ले लें, एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग जानते होंगे ना, एक्सपोनेंशियल, क्या मान हो जाएगा हमारे पास, n अपॉन n0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस pc इंटू में x, n अपॉन n0 बराबर क्या मान आ गया हमारे पास, e की पावर माइनस pc इंटू में x, ठीक है। और यहाँ से आप इस n का मान निकाल सकते हो, एम्प्लाइज n बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, n0 इंटू e की पावर माइनस pc x, समीकरण नंबर 3। तो ये हमारे पास कुल n कणों की संख्या आ गई। n कण कहाँ थे, जिन्होंने x दूरी तय की है,
और कैसे बिना टकराए उन n कणों की संख्या हमारे पास इसके बराबर आ गई। लिख लीजिए। लिख लिया। तो यहाँ से हम क्या मान पता करते हैं कि ये जो n कण हैं जिन्होंने कितनी x दूरी तय की है बिना टकराए, इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, कि जिन्होंने x दूरी तय की है बिना टकराए, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता ही तो है भाई, ऐसा श्योर नहीं है कि x दूरी तक किसी प्रकार की टक्कर नहीं हुई हो, हम मान के चल रहे हैं कि भाई हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, और क्या कंडीशन हमने ली है कि x मान लो एक छोटी सी दूरी ही ली है, भाई इतनी बड़ी दूरी नहीं है, छोटी दूरी है x। हमने माना है कि भाई एटलीस्ट x दूरी तक तो कुछ अणु जो थे वो क्या करेंगे, बिना टकराए हुए गति कर गए वो। ठीक है ना, किसी प्रकार की टक्कर नहीं हुई। इसीलिए हमने कहा कि लेकिन जैसे जैसे हम वो दूरी अगर बहुत बढ़ा देंगे तो एक लंबे टाइम में जाकर के हो सकता है आगे जाकर के टक्कर हो। तो इसलिए हमने बोला कि x दूरी बढ़ाने पर हमारे पास ये जो n कण आ रहे हैं बिना टकराए वाले, इनकी संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। वो नेगेटिव चिन्ह यही प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, तो बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता p बराबर n/n0 कर ले हम। प्रायिकता इसके बराबर ही होती है ना। अभी पीछे हमने कितनी जगह प्रायिकता निकाला है, जैसे हमने पीवी डीवी निकाला बराबर किसके बराबर, कुल अणुओं की संख्या dn/n, इससे ही तो निकाला था। तो यहाँ पे कुल अणु पहले n थे और n0 क्या थे, स्टार्टिंग कंडीशन में जो अणु की संख्या किसके बराबर आ जाएगा, e⁻⁻⁻⁴x। बिना टकराए हुए कितने, कुल जो भी हमारे x दूरी तय कर रहे हैं इन कणों की प्रायिकता, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो हमें ये प्रायिकता निकालने के लिए हमने पहले क्या कहा था, हम क्या देखना चाह रहे हैं, इन माध्य मुक्त पथों का वितरण देखना चाह रहे हैं। ठीक है, वितरण से मतलब पहले ही मैंने बताया था क्या, कि हम यहाँ एक प्रकार की प्रायिकता देखना चाहते हैं कि भाई किस स्थान पर वितरण की प्रायिकता क्या होती है मुक्त पथों की। तो हमें मेनली क्या ज्ञात करना है, इस प्रायिकता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रायिकता का मान सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला तो हमें ये मिल गया प्रायिकता का। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये पीसी क्या है, हमें इस पीसी का मान पता नहीं है, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें इस पीसी का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, पीसी का मान कैसे ज्ञात करें, पीसी का मान ज्ञात करना। ठीक है ना, हमें क्योंकि इस प्रायिकता का पूरा मान निकालना है तो उसके लिए हमें इस पीसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या करें इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, माध्य मुक्त पथों की बात कर रहे हैं। क्लियर है, और माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला हमने किसके बराबर बताया था, लैम्डा बराबर L/n। क्योंकि हम जानते हैं माध्य मुक्त पथ लैम्डा बराबर L/n। कल बात की थी हमने कि कुल कितने कण और कितनी दूरी तय करते हैं उसके बराबर माध्य मुक्त पथ का मान हमारे पास आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई कुल कितनी तय की जा रही है, यहाँ अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो हमने क्या देखा कि कुल जो टकराने वाले कण थे उन्होंने कितनी dx दूरी तय की और कितने कणों के द्वारा, एक प्रकार से n कणों के द्वारा दूरी तय की गई। क्लियर है, टोटल की टोटल अगर हम दूरी की बात करें तो सॉरी उल्टा लिख दिया, x दूरी तय की x dn अणुओं के द्वारा x दूरी तय की गई। ठीक है ना, भाई हमने क्या यही तो देखा था, ये हमारी x बराबर 0 कंडीशन पे थी, x बराबर x कंडीशन पर हमने क्या माना था कि कुल ऐसे n अणु रहे होंगे जो बिना टकराए
होंगे, ठीक है। और x बराबर x प्लस डी एक्स पर कितने हमने माना था कि हमारे डी एन अणु ऐसे टू बिना टकराए आ गए होंगे, ठीक है। तो कुल अगर हम देखें कि इनके द्वारा कुल लंबाई कितनी लंबाई तय की गई, तो x इंटू टोटल दूरी हमारे पास थी x, ठीक है। और कुल अणुओं की संख्या हमारे पास एट द लास्ट अणु कितने थे हमारे पास dn के बराबर, ठीक है। तो x इंटू डी एन, लैम्डा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा समेशन x इंटू डी एन, ठीक है, अपॉन में n। क्लियर है। कुल जो अणु हमारे पास अणु की कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी n के बराबर, n या सॉरी n नॉट। स्टार्टिंग में अगर हम कुल अणु कितने अणु चले थे हमारे n नॉट अणु चले थे कुल हमारे पास, ठीक है। और दूरी कितनी तय की गई x इंटू डी एन अणुओं के द्वारा, तो ये हमारे पास माध्य मुक्त पथ लैम्डा का मान हो गया, ठीक है। लिख लेना आप यहाँ एम्प्लाइज डी एन अणुओं का मुक्त पथ x है, समझ रहे हो। डीएन अणुओं का मुक्त पथ x है, मतलब इन डीएन अणुओं के लिए भी x दूरी जो है वो है जहां तक वो बिना टकराए आ गए थे, वहां से आगे निकलने के बाद टक्कर शुरू हुई, ठीक है ना। तो मुक्त पथ कौन सा होता है जहां तक कण बिना टकराए गति कर जाते हैं, ठीक है। तो डीएन अणुओं का मुक्त पथ किसके बराबर हो गया x के बराबर, इसलिए कुल लंबाई कितनी हो गई x इंटू डीएन के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने देखो इससे पहले समझ में आ गया इतना। तो समीकरण नंबर 1 व 3 से मान रखने पर हम यहाँ लैम्डा का मान रख देते हैं। मान रखने पर लैम्डा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या मान देखा था, डीएन का कुल मान देखा था हमने। आप लोग देखिए अपनी कॉपी में समीकरण 1 में क्या डीएन का मान हमने देख रखा है, तो डीएन का मान हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। और x का कुल मान भी अभी हमने देखा समीकरण 3 से, उसमें डीएन में भी n का मान हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 1/n x इंटू डी एन, कहाँ से कुल 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम कणों की संख्या के लिए इसका समाकलन करें, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा का कुल माध्य मुक्त पथ आएगा, नोट कर लीजिए इतना। लिया, देखो यहाँ से हम समीकरण 1 और 3 से मान रखते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/n नॉट एज इट इज 0 से इन्फिनिटी में, x हमारे पास एज इट इज है ही, ठीक है। सबसे पहले हमने dn का मान समीकरण 1 से क्या देखा था माइनस pc, क्या मान आया था हमारे पास माइनस pc n इंटू dx के बराबर, क्लियर है। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे n का मान हम और रख देते हैं 1/n नॉट 0 से इन्फिनिटी x, ये माइनस हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे pc इंटू में n का मान, अभी आप देखो समीकरण नंबर 3 से हमने n का मान क्या निकाला बराबर n नॉट e की पावर माइनस pc x, n नॉट e की पावर माइनस pc x और इंटू में dx, समीकरण 3 से, ठीक है। हमने केवल यहाँ पे n का ये मान हमने यहाँ पे रख दिया समीकरण 3 से, क्लियर इतना। अब हमें बस क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास मान क्या आ जाता है, ठीक है। तो देखो n नॉट से n नॉट तो आपका कट गया, मान क्या रह गया माइनस 0 से इन्फिनिटी x e की पावर माइनस pc x इंटू में pc dx, ठीक है। ये मान हमारे पास बच गया। pc यहाँ पे हमारे पास क्या एक तरीके से कांस्टेंट है, आप चाहो तो इस कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हो, माइनस pc। और हमें फाइनल
फाइनल इंटीग्रेशन करना है ये। अब इसका आप इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, u डॉट v से कर सकते हो इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास क्या है, एक तो एल्जेब्रिक पद है और एक कैसा एक्सपोनेंशियल के टर्म में पद है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं, हमारे पास मान क्या आ जाएगा। आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए, माइनस पी सी। देखो जैसे हम x को एज इट इज रख दें और e का कर दें, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस पी सी एक्स, और इसका दोबारा करेंगे तो अपॉन में माइनस पी सी। क्लियर है। हमने किसका किया, u को रख करके, और v का हमने कर दिया एज इट इज, मान आ गया। माइनस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन d बटे डी एक्स, किसका करेंगे हम, x का, और फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी सी एक्स का। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में माइनस का पी सी, ये मान आ जाएगा हमारे पास में इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो मान क्या बच जाएगा, माइनस पी सी माइनस में एक्स ई की पावर माइनस पी सी एक्स अपॉन में पी सी। ठीक है, माइनस में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास डी एक्स का तो एक्स है ही, फिर से मान हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा ई की पावर माइनस पी सी एक्स का। यहाँ वन अपॉन पी सी बाहर ले लो, वन अपॉन पी सी और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का फिर से इंटीग्रेशन कर दो। या आप लोग खुद की कॉपी में करके देखो, यहाँ पे एक स्टेप मत देखो, खुद की कॉपी में करो। ठीक है, कर लिया, आगे भी किया या फिर सिर्फ इतना करके बैठ गए। आगे देखो, इसको एक बार दोबारा हम कर देते हैं, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान हम निकाल रहे हैं, तो माइनस पी सी हम एज इट इज रख देते हैं, और मान हमारे पास ये माइनस में एक्स ई की पावर माइनस पी सी एक्स अपॉन में पी सी। ये मान तो हमारे पास फर्स्ट आ ही गया, और सेकेंड का हम दोबारा कर देते हैं, तो हमारे पास एक और स्टेप क्या आ जाएगी, वन अपॉन पी सी ई की पावर माइनस पी सी एक्स इंटू में एक्स। ठीक है, और माइनस प्लस का हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा ये ई की पावर माइनस पी सी एक्स अपॉन में पी सी स्क्वायर इंटू में एक्स। आ रहा है ये मान क्लियर आप लोगों के पास भी। ठीक है, लिख लो, यहाँ पे ये एक्स नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका कर दिया हमने, लिमिट लगा देते हैं हम 0 से इन्फिनिटी की। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो e की पावर माइनस पी सी एक्स इंटू में एक्स अपॉन पी सी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास मान क्या बच जाएगा, बराबर माइनस पी सी अपॉन में पी सी स्क्वायर e की पावर माइनस, लिमिट रख दो यहाँ पे इन्फिनिटी, और माइनस e की पावर 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और पीसी से ये कैंसिल, तो मान कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन पीसी के बराबर। समझ में आ गया इंटीग्रेशन। और समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक एक स्टेप चेक मत करना कि मैम आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, प्लस नहीं लगाया, खुद आप अपनी कॉपी में करके देखो, और वैल्यू यही की यही आएगी। देखो वैल्यू यही की यही आ रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा का मान क्या आ गया, फाइनल लैम्डा बराबर 1 अपॉन पी सी है। यहाँ से हम पीसी का मान क्या निकाल सकते हैं, हमें तो फाइनली पीसी निकालना था ना, तो पीसी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा। पीसी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, और पीसी हमने किसके बराबर बताया था, पीसी हमने कांस्टेंट बताया था। कौन सा कांस्टेंट, कोलिजन प्रोबेबिलिटी के बराबर बताया था हमने, है ना। कोलिजन प्रोबेबिलिटी लिखी थी हमने संघट्ट प्रायिकता।
संघट्ट प्रायिकता। लिख लो पहले इतना। तो हमने यहाँ से पीसी का मान कैलकुलेट कर लिया, और पीसी का मान कैलकुलेट हमने क्यों किया था, जो लास्ट हमारी समीकरण आई थी उसमें रखने के लिए, ठीक है ना। कौन सी थी समीकरण, समीकरण नंबर 4 थी शायद। तो समीकरण 4 में हम मान रख देंगे, समीकरण 4 से क्या आया था वहां पे, प्रोबेबिलिटी p बराबर n/n0 है ना, और इसका मान e की पावर माइनस पीसी एक्स के बराबर आया था। पीसी का मान रख देते हैं हम यहाँ से। पीसी का मान रखने पर आपके पास प्रायिकता p बराबर क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस x/λ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि इसका वितरण क्या होगा, वितरण की प्रायिकता का मान हमारे पास क्या आ गया, e की पावर माइनस x/λ। ठीक है, तो इस प्रायिकता को हम किसके बराबर मान लेते हैं कि जो x दूरी के लिए आ रही है हमारे पास ये प्रायिकता, मतलब कौन सी है ये प्रायिकता, अणु द्वारा बिना टकराए कितनी दूरी तय की थी बिना टकराए, x दूरी, x दूरी तय करने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब इसका मतलब हमें क्या फॉर्मूला मिल गया कि बिना टकराए x दूरी तय करने की प्रायिकता। तो अब हमारे पास जब एक प्रायिकता आ गई तो इसका मतलब है कि वो दूरी भी हम निकाल सकते हैं, या उस दूरी की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं जिसमें अणु क्या कर रहा हो, टक्कर कर रहा हो। ठीक है ना, जब एक की प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो कुल प्रायिकता तो कितनी होती है, 1 माइनस पी के बराबर आप कर सकते हो, कुल प्रायिकता पी के बराबर होती है। ठीक है ना, लिख लो इतना। आगे अणु द्वारा बिना टकराए x दूरी तय कर रहा हो इसकी प्रायिकता। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका मतलब अगर x दूरी तय करने से पहले अगर ये टकराया हो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास, आप क्या लिख सकते हो, x दूरी तय करने से पूर्व टकराने की प्रायिकता। टकराने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमने क्या कहा था, पहले ही कहा था कि भाई जरूरी नहीं है कि उतनी दूर में टक्कर नहीं भी हो। ठीक है ना, एक्स दूरी में अभी हमने कहा था कि टक्कर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम वो कंडीशन मान के चल रहे थे कि माना एक्स दूरी तक तो किसी प्रकार की टक्कर नहीं होती, एक्स के बाद में टक्कर शुरू होती। ठीक है ना, तो हमें पता है किसी भी चीज के होने नहीं होने की कुल प्रायिकता कितनी, एक के बराबर होती है कुल प्रायिकता। तो हमारे पास ये तो किस चीज की प्रायिकता आ गई कि x दूरी तक टक्कर बिना टकराए अणु गति कर जाएंगे, इसकी प्रायिकता आ गई। तो अब अगर हम बात करें कि मान लो x दूरी तक वो बिना टकराए नहीं आ पाए हो, या x दूरी तय करने से पहले ही उनमें टक्कर हो गई, उसकी प्रायिकता आपके पास कितनी हो जाएगी, तो उसको आप कोई p डैश के बराबर मान लो, बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी के बराबर लिख लेना। चूंकि कुल प्रायिकता आपके पास p प्लस पी डैश बराबर कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। p क्या है कि इससे पहले नहीं टकराए उसकी प्रायिकता, प्लस पी डैश पहले टकरा गए उसकी प्रायिकता, कुल प्रायिकता बराबर 1। तो पी डैश का मान यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस x/λ के बराबर। ठीक है, तो ये आपके प्रायिकता का वितरण हो गया, लिख लीजिए।
यहाँ पे हम इसके वितरण के लिए अगर हम ग्राफ की बात करें कि हमारे पास ग्राफ कैसा आ जाएगा, इधर अगर हम बात करें P प्रायिकता की, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं दूरी x की, तो हमारे पास मान कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का, चरघातांकी रूप से मान कम हो जाएगा। जैसे स्मूथ बनाना आप लोग, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत करना, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का मान आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये जुड़ेगा कब, यहाँ पे जब मैक्सिमम प्रायिकता हमारी कितनी होगी, अधिकतम तो 1 के बराबर ही होगी, मतलब यहाँ पे प्रायिकता का मान आपके पास 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखो अधिकतम प्रायिकता कब होगी, मतलब p का मान आपके पास 1 कब आएगा, जब e की पावर 0, e की पावर 0 ही तो 1 होती है ना, e की पावर 0 हो तो प्रायिकता 1। इसका मतलब जब 0 कब आएगा, जब x का मान लगभग क्या हो, बिल्कुल नगण्य हो रहा हो। तो ये जब लास्ट में x का मान बिल्कुल जब नगण्य होने लग जाएगा तो कुल प्रायिकता का मान भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से तो ये ग्राफ बना लो आप। ठीक है, तो ये हमारा प्रायिकता, हमने किसके लिए बात की, प्रायिकता की बात हमने देखा एक प्रकार से कि इनका वितरण किस प्रकार से होता है, माध्य मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथों का वितरण। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, लास्ट टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी आपके कुछ 3 टाइप के घटनाएं हैं। एक घटना आप अच्छे से समझ लो, बाकी दोनों बिल्कुल सेम की सेम होगी। ठीक है ना, 3 घटनाओं में से एक समझ लो, बाकी दोनों एक तरह से बिल्कुल सेम है, बस मान वहां अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए अभिगमन घटनाएं। अभिगमन घटनाएं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, तो देखो नाम से आपको क्या क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड घटनाएं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट किसका पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई सामान का ट्रांसपोर्ट तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, अणुओं की, गैस के अणुओं की, द्रव के अणुओं की, किसी भी प्रकार से कि अणुओं का अभिगमन किस प्रकार से हो। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। अब अभिगमन से हमारा मतलब क्या है, अभिगमन कब होगा, जब किन्हीं भी कोई दो, अगर हम निकाय की बात करें तो किन्हीं भी दो निकाय की, दोनों की अवस्था में कुछ न कुछ हम परिवर्तन कर दें। अवस्था में परिवर्तन से हमारा मतलब क्या है, जैसे देखो हम साम्य अवस्था के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी निकाय हमने ले लिया और उसके हमने 2 भाग कर दिए, ए और बी। ठीक है, हम अगर बोले कि वो दोनों साम्य अवस्था में है तो साम्य अवस्था से हमारा मतलब क्या होता है कि यहाँ दोनों का वेग भी समान हो, दोनों का टेम्परेचर भी समान हो, दोनों का प्रेशर भी समान हो। ठीक है ना, वेग सॉरी आयतन भी समान हो। क्लियर है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब अगर मान लो एक तरफ तो हम इनका मान बढ़ा दें थोड़ा और दूसरी तरफ हम इनका मान कम कर दें, जैसे किसी भी एक चीज का मान लो, जैसे हम टेम्परेचर की ही बात करें, हमने कोई भी 2 निकाय ले लिए ए और बी, हमने यहाँ टेम्परेचर कर दिया T1, यहाँ टेम्परेचर कर दिया T2, हमने कह दिया T1 ग्रेटर देन है T2 से। ठीक है, अब हम इन दोनों को साम्य अवस्था में लाना चाहते हैं, तो साम्य अवस्था का मतलब क्या होगा कि जब दोनों बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ठीक है, जब इनके ये जो चर हैं, जो भी ताप है, दाब है आदि जो भी बाह्य चर होते हैं, उनके मान कैसे दोनों में समान हो जाए, तभी हम साम्य अवस्था।
तो ये दोनों आपस में साम्यावस्था में लाने के लिए क्या कहेंगे, ये बोलेगा मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा है, ये बोलेगा मेरे पास टेम्परेचर कम है, हम दोनों को इक्वल करना है। तो सिंपल सी बात है कि ये खुद में से थोड़ा टेम्परेचर इसको दे देगा, क्लियर है। और देगा कब तक, जब तक कि इसका टेम्परेचर इसके बराबर नहीं हो जाए। तो इसको कम नहीं होना, कम हो जाएगा तो फिर कंडीशन सेम हो जाएगी। तो ये दोनों क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट का, उष्मा का, उष्मा का या ऊर्जा का, जिसका भी, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। कब तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो कैसा, बिल्कुल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे साम्यावस्था उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, ये बात होती। तो इस अवस्था में कि जब इन दोनों में क्या था, टेम्परेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, तो हम देखें ए का टेम्परेचर था ज्यादा, बी का टेम्परेचर था कम, ये ए और बी, ए का टेम्परेचर था ज्यादा, बी का टेम्परेचर था कम। तो यहाँ एक प्रकार की क्या हो गई, ये क्या कहलाती है चीज, एक स्लोप उत्पन्न हो गया, एक प्रवणता उत्पन्न हो गई, प्रवणता। पहले भी बताया हुआ है, स्लोप ग्राफ में आप लोग देखते हो, किसी में भी यही तो होता है स्लोप, ठीक है ना, कि ये कितनी कमी आ रही है के सापेक्ष। तो इन दोनों में क्या होता है, एक प्रकार की प्रवणता उत्पन्न हो गई। अब यहाँ बात टेम्परेचर की हो रही है, इसलिए कैसी प्रवणता हो जाएगी, ये ताप प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे अगर हम बात कोई अणुओं की करें, सांद्रता की बात करें, तो वहां पे उनकी सांद्रता की प्रवणता हो जाएगी, किसी प्रकार की। तो प्रवणता मतलब एक की अधिकता दूसरे में जब कमी हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जैसे यहाँ पे एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर का क्या होगा, एक तरह से अभिगमन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ से कहाँ, बिल्कुल हॉटर से कूलर की जगह, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे कम की तरफ। ऑब्वियसली सी बात है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो हम वही बात करें, तो यहाँ पे एक प्रकार की क्या हो जाएगी, प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। अब ये प्रवणता किस कारण से उत्पन्न है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, एक कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, बल कार्य कर रहा होगा, कोई भौतिक छर पे कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा होगा। भाई वो बल ही तो क्या करेगा कि एक के ज्यादा है दूसरे कम है, तो दोनों को साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो अभिगमन की घटनाएं होती है, कई प्रकार की घटना होती है अलग अलग, इनको ही क्या कहा जाता है, अभिगमन घटनाएं कहा जाता है। समझ में आया अभिगमन घटना से मतलब, ठीक है। तो ये हमने बात की अभिगमन घटना की, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है, इसी अभिगमन घटनाओं में दो तीन प्रकार की होती है अभिगमन घटनाएं, कैसे, जैसे एक का हमने एग्जांपल अभी पढ़ ही लिया, उष्मा का, क्लियर है। तो इसमें ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि अगर हम गैस के अणुओं की बात करें, कि एक के पास गैस के अणु क्या हो, गैस के द्रव की किसी भी चीज का अणु ज्यादा हो और दूसरे में अणु क्या हो, आपके पास कम हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि वहां पर भी एक प्रकार की प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां पे कैसे, सांद्रता की प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी, सांद्रता, सांद्रता की प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे क्या करो, एक किसी टब में आप ज्यादा पानी भर दो, ये इसमें आपने यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ इसमें एक छेद कर दो, एक पाइप से जोड़ देते, पाइप से हमने यहाँ से एक दूसरे, इसको भी हमने भर दिया, ठीक है। इसमें हमने पानी अभी इतना कम ही रखा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ एक प्रकार से जल के अणु ज्यादा है, यहाँ जल के अणु कम है। आपको पता है पाइप बीच में से खुला है, इसका मतलब हम देखते हैं ऑटोमेटिकली पानी यहाँ से यहाँ जाने लग जाएगा, क्लियर है। कहाँ तक जाएगा पानी, जब तक कि इसका पानी भी कम होकर के क्या हो जाए, लगभग इस लेवल तक नहीं आ जाए और इसका भी इस लेवल तक नहीं आ जाए। जैसे ही दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यहाँ से फ्लो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस प्रकार की यही जो घटनाएं होती हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, अभिगमन घटनाएं। तो इस प्रकार से, तो ये जब सांद्रण प्रवणता उत्पन्न होती है और अणुओं का जो एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन होता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विसरण। क्या बोलते हैं हम, विसरण। ये घटना हुई जहाँ ताप की, वहां पे क्या उत्पन्न हुई, एक प्रकार की उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता। और इसी प्रकार की एक और घटना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शांता, शांतता। हमने पढ़ा ही था विस्कोसिटी, शांता। शांता में एक प्रकार से क्या होती है, शांता में अब आपके वेग प्रवणता उत्पन्न होती है, वेग प्रवणता, ठीक है। शांता बताया था, द्रव का जो गाढ़ापन होता है उसको हम शांता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक पात्र में शहद ले लो, एक पात्र में आप जल ले लो,
ठीक है, तो आपको पता है शहद के अणुओं का वेग क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। जल के अणुओं का वेग जबकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें अपने आप क्या होगी, एक प्रकार की अगर हम दोनों के वेग की बात करें तो वेगों में अपने आप एक प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां से हमें किसका मान मिल जाएगा, एक शांता गुणांक का मान मिल जाएगा। यहाँ से हमें ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें विसरण गुणांक का मान मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये इस प्रकार की 3 घटनाएं जो हम पढ़ते हैं अभिगमन की, और इन 3 घटनाओं के बारे में ही हमें आगे भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा अभिगमन घटनाएं। एक को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तीनों को ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है तीनों ही, लेकिन एक में तो मैं फिर भी आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता दूंगी, और बाकी दोनों आप खुद देखोगे कि बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस मान वहां चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सेम ही तो होगा। देखा आपने इन तीनों में क्या हो रहा है, सेम चीज ही तो हो रही है। फर्क बस किसका है, एक में ताप की बात कर रहे हैं, एक में वेग की बात कर रहे हैं, एक में अणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं, इसी का तो फर्क है बस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो देखो सबसे पहले आप इसमें थोड़ी सी या तो थ्योरी लिख लो। हेडिंग डाल ली आपने, लिखो इसमें। लिखो किसी निकाय में स्थायी असाम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए, किसी निकाय में स्थायी असाम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए उसमें किसी विशेष भौतिक चर की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। उसमें किसी विशेष भौतिक चर की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। यह प्रवणता एक परिचालक बल का कार्य करती है। यह प्रवणता एक परिचालक बल का कार्य करती है। परिचालक बल से मतलब हमारे क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स जिसको हम कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि क्योंकि हमने क्या बताया, ये जो प्रवणता उत्पन्न होती है तो यही तो आगे काम करवाती है भाई। जब तक एक तरफ कमी एक तरफ ज्यादा नहीं होगा तब तक तो उन दोनों में किसी प्रकार का कोई रिलेशन हो ही नहीं पाएगा ना। तो प्रवणता क्या करती है, परिचालक बल की तरह कार्य करती है, जो कि अभिगमन की घटना को करवाती है पूरा। ठीक है ना, तो यह प्रवणता एक परिचालक बल का कार्य करती है जिससे संबद्ध भौतिक राशि का अभिगमन होता है। जिससे संबद्ध भौतिक राशि का अभिगमन होता है। अभिगमन होता है। ठीक है, जिसके कारण इन भौतिक राशियों में एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है, देखो किसी भी चीज के लिए हम बात की, जैसे हमने ताप की बात की हो, चाहे अणुओं की संख्या की बात की, चाहे हमने विस्कोसिटी वेग की बात की, ठीक है ना, उन सब की बात अगर हम बात करें ताप की हम बात करें कि प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति सेकंड, हमें ये मान निकालना होता है कि ताप का मान प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड कितना मान इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये मान ही हमारे किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे जैसे ही हम मान प्रति, भाई हम उसमें कमी कैसे बताएंगे, कमी ऐसा नहीं होता हमेशा कि बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत ज्यादा वेग में परिवर्तन हो, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ी कमी होती है। तो इसलिए मैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में और प्रति सेकंड में कितनी कमी या कितनी अधिकता है ये मान निकालना होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो ये हर राशि में क्या होता है, एक प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, लिख लिया, फुल स्टॉप। आप नेक्स्ट नीचे से हेडिंग डाल के लिखना। मैं एक बार शॉर्ट में आपको ये तीनों के मान थोड़े थोड़े लिखवा देती हूँ, और बाकी तो अपन फिर डिटेल में तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट आप एरो लगा करके लिखिए। जब किसी निकाय में अणुओं की सांद्रता में
अणुओं की सांद्रता में प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अर्थात किसी एक तरफ अणुओं की संख्या, किसी एक तरफ अणुओं की संख्या अधिक अधिक तथा दूसरी तरफ कम हो जाती है, तथा दूसरी तरफ कम हो जाती है, तो इस प्रवणता के कारण अणुओं की संख्या का अभिगमन होता है, अणुओं की संख्या का अभिगमन होता है। इस परिघटना को क्या कहेंगे? सबसे पहला विसरण कहते हैं। इस परिघटना को विसरण कहते हैं। इस घटना को विसरण कहते हैं। ठीक है, और विसरण के लिए आपके पास क्या आएगा? फ्लक्स का मान। हमने बताया प्रत्येक के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फ्लक्स का मान आएगा। तो विसरण के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे Jn बराबर -d ग्रेडियंट n। ये फिक्स मान है, आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में हम जब डेरिवेशन करेंगे वहां से जो फ्लक्स का मान हमारे पास आएगा उसको हम इस फ्लक्स के मान से कैलकुलेट करेंगे, तब जा करके हमें इस d का मान मिलेगा। मैं आपको आगे की थोड़ी बात बता रही हूँ। हमें सब में यहाँ पे d एक्चुअली में क्या है? d हमारा विसरण गुणांक है, विसरण गुणांक है। ठीक है, और ग्रेडियंट n तो पता है, ये जो प्रवणता उत्पन्न हुई है वो है। j यहाँ पे फ्लक्स है, j क्या है? यहाँ पे फ्लक्स है। तो इस प्रकार से हमने बताया प्रत्येक भौतिक राशि के लिए कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा। हमें क्या देखना है कि विसरण एक प्रकार से कितना होगा। भाई घटना क्या हो रही है यहाँ पे? विसरण की हो रही है। अब विसरण कितनी होगी, या प्रत्येकांक समय, प्रत्येकांक क्षेत्रफल कितना विसरण हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब फ्लक्स का मान जो हम हमारे डेरिवेशन से निकालेंगे उसको हम, ये नियम दिया गया है किसी साइंटिस्ट के द्वारा, फिक्स है ये नियम। ठीक है, तो हम जब उसे, ये जो विसरण के लिए जो एक एक्यूरेट मान होता है Jn बराबर ये मान, हम इससे कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें किसका? इस डी विसरण गुणांक का मान मिलेगा। कि विसरण का कॉफिशिएंट, विसरण गुणांक डिफ्यूजन कॉफिशिएंट बोलते हैं, इसलिए इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये मान लिखेंगे। ये बात मैंने आपको बताया है कि जब हम डेरिवेशन करेंगे तब हम वहां से फ्लक्स का मान देखेंगे कि कोई भी n अणुओं के लिए फ्लक्स कितना आ रहा है, और उसे हम, ये हमारे पास जो एक तरह से कहते हैं ना कि एक पेटेंट वैल्यू होती है, तो पेटेंट वैल्यू ये है हमारे पास फ्लक्स की जो गिवन है, फिक्स अमाउंट है, जो एक प्रकार का एक नियम ही होता है ये। ठीक है ना, कि फ्लक्स का मान विसरण के लिए कितना आता है, जहाँ डी क्या होता है? आपका विसरण गुणांक होता है। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें इस विसरण गुणांक डी का मान हम निकाल सकते हैं कि किस दर में हो रही है विसरण। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, Jn बराबर -d ग्रेडियंट n। ठीक है, लिख लेना है। यहाँ पे d क्या है? आपका विसरण गुणांक, और Jn क्या होता है? फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है। ठीक है, ये नियम क्या कहलाता है? लिखना, उपयुक्त संबंध फिक का नियम कहलाता है। किसका? फिक, फिक का नियम कहलाता है, फिक का नियम कहलाता है। तो इसलिए आप लोग को लिखवाया है। ये तो आपको मैं बिल्कुल याद रखना है, क्यों कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि फिक का नियम क्या होता है, तो इसलिए आपको ये एक नंबर के लायक ही आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको मान लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी कहानी किसकी हो गई? विसरण की हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे दूसरा एरो लगाएंगे। देखिए आपका दूसरा कौन सा होगा? देखिए, जब किसी गैस या द्रव में, जब किसी गैस या द्रव के, गैस या द्रव के
वेग में प्रवणता उत्पन्न हो जाती है जब किसी गैस या द्रव के वेग में प्रवणता उत्पन्न हो जाती है तो कणों के द्वारा संवेग का अभिगमन होता है। एक्चुअली वहां पे ट्रांसपोर्ट शांता के वे में हमने क्या बताया, वेग में प्रवणता उत्पन्न होगी, एक का वेग कम एक का ज्यादा होगा, तो वहां पे अभिगमन किसका होगा, संवेग का। कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वेग में परिवर्तन है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट कितना होगा, संवेग का। जैसे यहाँ पे अणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए किसका अभिगमन हुआ, अणुओं की संख्या का, ज्यादा वाले ने कम वाले को दे दिया। ऐसे ही शांता में क्या होता है, दोनों के वेग में डिफरेंस आ जाता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, वहां पे संवेग का अभिगमन होगा। जिसके पास संवेग ज्यादा है वो कम वाले को अपना संवेग दे देगा या उससे कुछ ले लेगा और इस प्रकार से उसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, तो वेग में प्रवणता उत्पन्न होने के कारण संवेग का अभिगमन होता है। फुल स्टॉप। इस परिघटना को शांता कहते हैं, इस परिघटना को शांता कहते हैं। शांता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इसके लिए फ्लक्स का मान आएगा, फ्लक्स हम क्या बोल सकते हैं, F/A बोल सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल कितना है। ठीक है ना, बराबर जो भी आपका फ्लक्स लग रहा है, हम मान लो J से प्रदर्शित करते हैं, JPX से हम अगर इसको प्रदर्शित करें तो इसका मान किसके बराबर होता है, माइनस नीटा dVx/dz। ये सिंबल पता है, नीटा कहा जाता है इसको, ये यहाँ पे क्या होगा, शांता गुणांक होगा आपका। तो ये एक प्रकार से फ्लक्स का मान होता है। यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ नीटा क्या है आपका, शांता गुणांक, और जे आपका क्या है, JPX क्या होगा आपका, फ्लक्स। ठीक है ना, F/A एक तरह से फ्लक्स का ही हमने बताया है, इसका मान क्या होता है, आप चाहो तो आप इसको मिटा दो, केवल ये मान लिख लो। ठीक है, तो dVx/dz देख रहे हो, यहाँ पे वेग में प्रवणता उत्पन्न हो रही है किसी z अक्ष के सापेक्ष, लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया। और ये संबंध किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था शांता का। ठीक है, तो ये संबंध, उपयुक्त संबंध लिख लेंगे, उपयुक्त संबंध या उपयुक्त नियम न्यूटन द्वारा दिया गया। पहला वाला किसने दिया था, फिक ने दिया था। पहला कौन सा था हमारा, डिफ्यूजन का था। ठीक है ना, विसरण का। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा है, शांता के बारे में, जो नियम दिया न्यूटन ने। ठीक है, थर्ड एरो लगाइए, थर्ड नंबर लिखिए। तीसरा हमारा कौन सी हो जाएगी, ताप की प्रवणता, जो भी हमने देखा था, ताप में प्रवणता उत्पन्न होगी। ठीक है, ये जो फ्लक्स के जो नियम यहाँ लिखे जा रहे हैं, ये मान फिक्स है। ठीक है ना, जो दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, दूसरा मान डेरिवेशन के थ्रू, वो तो एक तरीके से वही बात हो गई कि वो मान जैसे आप प्रैक्टिकली निकालेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल मान को, जो भी इसका सैद्धांतिक मान है, उससे हम कंपेयर करके और इन गुणांकों का मान निकालेंगे, चाहे शांता गुणांक है तो, विसरण गुणांक है तो, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, देखिए, किसी माध्यम में जब ताप में प्रवणता उत्पन्न होती है, जब ताप में प्रवणता उत्पन्न होती है, ताप में प्रवणता उत्पन्न होती है, तब साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए, तब साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए ऊष्मा का अभिगमन होता है, ऊष्मा का अभिगमन होता है, या ऊष्मीय ऊर्जा लिख लेना, ऊष्मीय ऊर्जा का अभिगमन होता है।
आपको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा का फ्लक्स मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा या ऊर्जा के रूप में आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, के यू सी से लिखा जाता है माइनस के और ग्रेडियंट टी। ठीक है, यहाँ पे जे यू आपका क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा फ्लक्स, ठीक है। के आपका यहाँ पे कौन सा गुणांक होगा, ऊष्मीय गुणांक हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट कहते हैं या कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो के आपका क्या होता है, एक तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और ग्रेडियंट टी तो आपका है ही, ताप में यहाँ प्रवणता उत्पन्न हो रही है, ग्रेडियंट टी, ठीक है, लिख लिया। ये नियम आपको किसने दिया था, इस नियम के द्वारा, क्योंकि ऊष्मीय चालकता क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे ही ताप के लिए क्या होगा, एक प्रकार से ऊष्मा का यहाँ अभिगमन हो रहा है, और जैसे ऊष्मा का अभिगमन होगा तो क्या होगा, चालकता उत्पन्न होती है, ठीक है ना, चालकता का कार्य होता है, इसीलिए इसको हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। ये नियम दिया गया था, फूरियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका, फूरियर, फूरियर्स लॉ या फूरियर का नियम, ठीक है। ये तीनों ऊष्मा सॉरी फ्लक्स के जो आपने मान देखे हैं, चाहे ताप के लिए, चाहे वेग के लिए, या फिर कणों की संख्या के लिए, तीनों फ्लक्स के मान सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए। एक आपका कौन सा है, फिक का नियम है, दूसरा आपका न्यूटन का नियम, और तीसरा किसका नियम, आपका फूरियर का नियम। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हमने एक तरीके से शॉर्ट में ओनली अभी आपको, ताकि पता चला होगा कि किस घटना को क्या कहा जाता है और उसमें किसकी प्रवणता उत्पन्न होती है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम ताप की प्रवणता है, शांता है, या फिर विसरण है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लेंगे शांता, या विस्कोसिटी। आपकी पहली अभिगमन घटना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये कौन सी हो जाएगी, आपकी शांता। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत, मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली बताती हूँ कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बाद में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए अच्छे से समझना, जैसे सपोज करो हम क्या मानते हैं, कोई भी द्रव्य या फिर गैस कोई भी होता है, आपको पता है किस रूप में होता है, एक न एक परतों के रूप में होता है। ये उनका क्या होता है, गुण ही होता है कि वो परतों के रूप में ही होते हैं और उसी रूप में वो गति करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे मानते हैं कि किसी भी द्रव्य गैस की, ये z अक्ष हमने ले लिया, ये कोई x अक्ष के सापेक्ष हमने ले लिया। अब ये जैसे इनके अलग अलग पड़ते हैं, अलग अलग इनकी परतों का मान हो गया, हमें पता नहीं है, द्रव भी हो सकता है या फिर गैस के रूप में भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये इनके परतें हो जाएंगी अलग अलग। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, या जैसे ये परतें, आप इसको कुछ इस तरीके से मान सकते हो, जैसे आप इन सबको एक ताश की गड्डी मान सकते हो, ठीक है ना। जैसे ताश की पूरी गड्डी होती है मोटी, और उसमें हर एक पत्ती क्या होती है, अलग अलग जैसे लेयर होती है, जैसे जैसे हम एक एक पत्ती को हटा सकते हैं लेयर के रूप में। तो ये भी कुछ इस प्रकार से, जैसे पूरी मोटी सी क्या है, ताश की कोई गड्डी हो, और उसके अंदर ये सारी उसकी अलग अलग पत्तियां अलग अलग लेयर के रूप में हो, ठीक है ना। तो चाहे आपका द्रव होता है, चाहे आपकी गैस होती है, ये किस रूप में, इन द्रव के परतों के रूप में ही क्या करती है, गति करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वेग की बात करें, तो वेग हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, परतों की वेग का मान भी बढ़ता जाता है। मतलब जैसे वेग का मान, इसका मान लो कुछ इतना है, इसका कुछ ये मान, इसका मान कुछ कम,
और बिल्कुल अंतिम परत की वेग तो लगभग नगण्य के बराबर होती है, शून्य के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर या तो हम ये बोले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वेग का मान बढ़ता जा रहा है, या जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वेग के मान में क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है। जैसे हम शांता की बात कर रहे हैं तो शांता में क्या देखते हैं, वेग में प्रवणता उत्पन्न होती है। तो वेग में प्रवणता उत्पन्न होने का मतलब यही है कि हो सकता है किसी परत का वेग तो क्या हो, ज्यादा हो, या किसी परत का वेग क्या हो, आपके पास कम हो। ठीक है ना, इस प्रकार से हम देख सकते हैं अलग अलग परतों के लिए। अब जैसे मान लो हम ये मान लें, एक बार को हम सपोज करें कि ये सारी परतें आपस में किसी न किसी मान लो स्प्रिंग के द्वारा जुड़ी हुई है। इस प्रकार से इन सबके बीच में क्या हमने मान ली कोई ना कोई स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है कि अब जैसे मान लो ये आपकी कोई फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, अलग अलग लेयर है। अब जैसे अगर अपन मान लो फर्स्ट लेयर को पकड़ के खींचते हैं, ठीक है ना, तो स्प्रिंग एक लिमिट तक तो खींच जाएगी, उससे भी ज्यादा जब हम उसे खींचेंगे तो क्या करेगी, इस सेकेंड लेयर को अपने साथ में खींचेगी, सेकेंड को बिल्कुल लास्ट तक खींचेंगे तो भी तीसरे को खींचेगी। तो मतलब इनके बीच में क्या होता है, एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, उस तनाव का प्रभाव क्या होता है, उस दूसरे वाले पर भी पड़ता है। भाई एक लिमिट तक तो उसमें तनाव क्या खिंचाव होता है, उसके बाद में क्या होता है, इनके बीच में आपस में एक प्रकार का इस दूसरे वाले परत पे भी कुछ ना कुछ उस तनाव का प्रभाव पड़ने लग जाता है। क्लियर है, तो इसके कारण इनके मध्य में क्या होता है, एक प्रकार का आंतरिक घर्षण होने लग जाता है। भैया पढ़ते इतनी दूरी हमने बता रखी है, एक्चुअल में जैसे ताश की गड्डी एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, ताश की गड्डी होती है, सारी पत्ती एक दूसरे के ऊपर ही तो रखी होती है, लेकिन हमें पता है कि वो पत्तियां अलग अलग परत के रूप में हम एक एक को हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होता है, ये नेग्लिजिबल ही हो। ठीक है ना, वही वाली बात है। तो अगर एक को आप खींचोगे और वो दूसरे जुड़ा हुआ है तो दूसरे को भी खींचेगा, तो उनके बीच में एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये किसी भी गैस की परतों के मध्य में ये जो आपेक्षिक गति होती है इनकी एक दूसरे के सापेक्ष, इस गति के कारण उत्पन्न होने वाला जो आंतरिक घर्षण होता है वही क्या कहलाता है, शांता कहलाता है। देखो शांता की आपको कितनी सारी डेफिनेशंस मिल गई। विस्कोसिटी अभी कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो अलग फॉर्मूले देखे थे हमने, यहाँ भी हमने देखा वेग में प्रवणता के रूप में देखा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये अलग अलग परतों के रूप में है, लेकिन क्या होता है कि जब द्रव इन परतों के रूप में गति करता है तो इनके कारण इनके बीच में क्या होती है, एक दूसरे के सापेक्ष कुछ न कुछ गति होती है। तो जैसे ये इसको आगे की तरफ खींचेगा, ठीक है, जबकि जो नीचे वाली स्प्रिंग है वो उसको पीछे की तरफ रोकेगी। ठीक है ना, घर्षण ऐसे ही तो होगा, पहला वाला तो खींचेगा, लेकिन ये इसके साथ नीचे इस तीसरी वाले से बाकी सबसे भी जुड़ा हुआ है, तो उनका भी कुछ ना कुछ वेग, कुछ ना कुछ उनका भार है, तो वो पूरा भार इसको रोकने की कोशिश करेगा, वो उसको आगे की तरफ खींचेगा, तो इनमें एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, इसके कारण इनमें क्या होते हैं, आंतरिक रूप से कुछ न कुछ घर्षण उत्पन्न होता है। तो ये जो घर्षण उत्पन्न होता है इसको ये क्या कहा जाता है, शांता कहा जाता है, एक नॉर्मल डेफिनेशन में हम बात करें तो। क्लियर है, तो इतना आपको समझ में आ रहा है, हमें इसमें मतलब शांता का किस प्रकार से हमें पूरा का पूरा मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें बताया कि कुछ इस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम होता है। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ डेरिवेशन करते टाइम हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने बोला कि इसमें से हर एक का वेग जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वेग का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम मान लो कोई ये हमारा जो ये सेकेंड नंबर की लेयर है इसको हमने मान लिया फिक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर की लेयर को हमने मान लिया। अब इसके वेग तो क्या है, इसका वेग जो भी मिडिल होगा बीच का होगा, तीन का वेग क्या होगा, इससे तो कम होगा, और एक का वेग इससे ज्यादा होगा। क्लियर है, हम देख रहे हैं इसका वेग तो क्या है, इससे ज्यादा है, और जबकि तीन वाले का वेग दो से क्या है, दो से कम है। ठीक है, तो दो इन एक और दो इन दोनों के बीच का है। क्लियर है, तो अब अगर मान लो कोई एक अणु अगर इस एक से दो में आता है, कोई एक अणु एक से दो में आता है तो उसके साथ उसका संवेग कितना होगा, mv1 होगा। क्लियर है, संवेग mv1 के बराबर होगा। अब अगर ऐसे कुल n अणु आ रहे हो, कुल n अणु आ रहे हो तो कितना मान हो जाएगा, इंटू में n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया शांता में, अभी हमने पीछे डेफिनेशन लिखी उसमें हमने बात की है कि इनमें क्या होता है, एक प्रकार का संवेग का अभिगमन होता है। संवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वेग अकेला तो कैसे जाएगा, संवेग के रूप में जाएगा। ठीक है, कोई एक अणु अगर एक से दो में आ रहा है तो संवेग mv1 ला रहा है, अगर कुल बहुत सारे अणु आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं nv1। क्लियर है, अब क्योंकि यहाँ पर जो इस वेग का मान है v1 ये ग्रेटर देन है v2 से, 2 का जो वेग है इससे काफी ज्यादा मान है। ठीक है, इसलिए इसका जो संवेग होगा उसका मान भी ज्यादा होगा,
से ये ज्यादा वाला संवेग जब इसमें जुड़ेगा तो इसके संवेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका मान कम था, ये अपना ज्यादा मान लेकर के आएगा तो इसके संवेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा कुछ ना कुछ। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम इस तीसरे लेयर की बात करें तो इसका वेग क्या है, v2 से कम है, v3 जो है लेस देन है v2 से। ठीक है, तो इसके भी अणु की बात करें, इसके किसी अणु का संवेग कितना हो जाएगा, mv3 के बराबर, mv3 के बराबर। अब एक अणु जाएगा तो एक अणु का संवेग mv3, अगर इसमें भी इसी प्रकार के n अणु कर रहे हो गति तो कुल संवेग कितना हो जाएगा, mv3 इंटू में n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका वेग तो क्या है, इसके वेग से भी कम है, तो इसके वेग में जुड़ करके इसका मतलब ये क्या कर देंगे, कमी उत्पन्न कर देंगे, नेगेटिव। ठीक है ना, तो मतलब आपने देखा कि अभिगमन दोनों तरफ से हो रहा है, मतलब कुछ मान ज्यादा भी आएगा तो कुछ मान उसको कम भी करेगा। ज्यादा वाला जो होगा वो कम की कमी को पूरा कर देगा, कम वाला क्या करेगा, अगर कुछ लगेगा कि कुछ मान बढ़ गया है तो उसको वो माइनस करके उसको कम कर देगा। ठीक है ना, मतलब दोनों मिला के ओवरऑल क्या करेंगे, एक साम्यावस्था की स्थिति लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, एक क्या इस प्रकार की स्थिति, साम्यावस्था की स्थिति लाने का प्रयास करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि इस ये जो दूसरी नंबर की परत है, इस परत के टोटल संवेग में क्या चेंज हुआ, अगर हम टोटल चेंज इन मोमेंटम देखें, मोमेंटम संवेग में कुल परिवर्तन इसका कितना हो जाएगा, तो देखो आपके पास ये तो प्लस का आ जाएगा mv1 इंटू में n, और ये माइनस का आ जाएगा mv3 इंटू में n। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, n कॉमन कर लें, n कॉमन कर लें तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, v3 माइनस v1। यह हमारे पास कुल किसका मान आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन का मान आ जाएगा। क्लियर है, mv3 इंटू में v3 nm इंटू में v3 माइनस v1। और ये जो संवेग में परिवर्तन होता है यही क्या होता है, एक प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न कर देगा। क्यों, हम संवेग में परिवर्तन हम देखेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड कितना परिवर्तन हो रहा है, ये तो कुल हमारे पास संवेग में परिवर्तन आ ही गया। फिर हम देखेंगे कि ये परिवर्तन प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड कितना परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ फ्लक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक फ्लक्स का मान यहाँ से आ गया और एक फ्लक्स का मान हमने जेपी बराबर क्या पढ़ रखा है, माइनस में ईटा dvx बटे में dz। अब देखो ये dz का मतलब आपको समझ में आया, z हमने क्यों बताया है, z अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हम z अक्ष की तरफ जाते जा रहे हैं तब परिवर्तन हो रहा है, और वेग का मान हम किसके सापेक्ष बता रहे हैं, x अक्ष के सापेक्ष, इसलिए vx। और dz क्या बता रहे हैं कि आपका परिवर्तन z अक्ष के सापेक्ष है, जैसे जैसे आप z अक्ष में जा रहे हो आपके पास वेग का मान कम या ज्यादा हो रहा है। क्लियर है, तो हम जब इन दोनों को, एक फ्लक्स का मान यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास किसका, ईटा का मान आ जाएगा फाइनल। ये हमारी इसकी पूरी डेरिवेशन होगी, या इसका पूरा हमारा जो प्रोसेस है वो होगा कि किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है, तो ये हमें पूरा विस्कोसिटी में पढ़ना होगा। आपको पूरा प्रोसेस आई अब समझ में आ गया, प्रोसेस इसलिए समझाया ताकि कल डेरिवेशन करेंगे हम तो उसमें आपको इतना ज्यादा बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़े, एक पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल सेम हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी के साथ में डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद बाकी दोनों जो प्रोसेस पढ़ेंगे हम, चाहे विस्तरण का पढ़ेंगे चाहे हम ताप प्रवणता का, उनमें भी बिल्कुल सेम घटना होगी। क्लियर है, तो आप इस चीज को नोट करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन हाँ आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पूरे प्रोसेस को समझ सकते हो। ठीक है, आज जो भी बताएं तो डिटेल में हम इसे करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग इसे समझ लीजिए, और जो भी पूछना हो तो आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, तो ताकि कल डेरिवेशन करते टाइम उसे और देख लिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।